कैसे हो आप सब लोग। कल एमपी पुलिस का रिजल्ट आउट हो गया है और एमपी पुलिस का जब रिजल्ट आया तो बहुत देर तक तो उसकी साइड आइड नहीं खुल रही, तो लोगों की दिलों की धड़कनें बढ़ रही है ना। और ज़्यादातर लोगों की दिलों की धड़कनें तो ठीक है, लेकिन उन लोगों की ये था कि भाई इंडियन इंस्टीट्यूट पिछली साल ही ओपन हुआ और जो शुरुआत थी ऐसा हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, सिलेक्शन नहीं होगा तो फीस वापस कर देंगे। तो देखो जो बोला था वो करके दिखा दिया है। नाम मात्र के बच्चों में से 80% लोगों ने मतलब सिलेक्शन दे दिया। रही बात बोलने की, तो वो वाला मामला है हमारा, कहते भी हैं और करते भी हैं। अब बात आती है उन लोगों की जिन्होंने 500 पढ़ाए। किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, कटाक्ष भी नहीं कर रहा, लेकिन बोल रहा हूँ बच्चों का भविष्य खराब मत करो। 500 पढ़ाने वालों के 2 बच्चों के सिलेक्शन नहीं हुए। अभी तो शुरुआत है। सिलेक्शन कांस्टेबल में हुए हैं, लेकिन पढ़ाई तो कांस्टेबल से कलेक्टर तक कराई जाती है ना। तो जिस दिन कलेक्टर में सिलेक्शन होगा ना, उस दिन भी यही वाला मामला रहेगा, सिलेक्शन नहीं तो फीस नहीं। अब जो दूसरा मामला है वो दूसरा मामला बच्चों का है। तो बच्चों को मतलब ये नहीं पता है कि जैसे कमेंट बॉक्स में जाके जैसे डिबेट के बाद पता नहीं चलता कि बच्चा मतलब कौन सा है कौन सा नहीं है। तो फिर बोल रहा है कभी कि कौन से सूट वाली, वाइट सूट वाली दीदी है। तो वाइट सूट वाली दीदी का सिलेक्शन हो गया एमपी पुलिस में, ताली बजाओ हैं। और बॉयज़ कैप्टन मोनू बघेल का भी एमपी पुलिस में सिलेक्शन हो गया। अब सभी बच्चे अपना अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे आप लोगों को, तो अब कमेंट बॉक्स में दिक्कत नहीं होगी बोलने में फिर, ठीक है। चलो शुरुआत आपसे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पिंकी धाकड़, डॉटर ऑफ मिस्टर मुकेश धाकड़। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट की एक स्टूडेंट हूँ, जो कि मुझे 4-5 मंथ हो गए यहाँ पढ़ते हुए। मेरा नाम लक्ष्मी धाकड़ है, मैं रजौदा की रहने वाली हूँ। अभी मैं इंडियन इंस्टीट्यूट कोचिंग में पढ़ रही हूँ और अभी एमपी पुलिस से मेरा सिलेक्शन हो गया है और अभी यहाँ ही नहीं रुकी हूँ, मतलब अभी बहुत कुछ करना है आगे, देखते रहो क्या करेंगे। माई सेल्फ भावना परमार, डॉटर ऑफ सत्येंद्र सिंह परमार। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट हूँ और मेरी वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चल रही है। अंकिता गौड़, मैं इंडियन इंस्टीट्यूट की। तो मेरा नाम आशा धाकड़ है और मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। मेरी तरफ से उन सभी साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं जिन्हें मतलब एमपी पुलिस में सफलता प्राप्त हुई है, और जो लोग सफल नहीं हो पाए उन्हें हारने की उन्हें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक हारेंगे नहीं तब तक जीतेंगे भी नहीं। मेरा नाम प्रीति यादव है, मैं एसआई की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मतलब मेरे को 1 साल हो गया है इंडियन इंस्टीट्यूट में। और मतलब मैं लक्ष्मी दीदी और मोनू भैया को बधाई देना चाहती हूँ, उनका एमपी पुलिस में सिलेक्शन हो गया है। फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पूनम यादव, माय फादर्स नेम मिस्टर भगवान सिंह यादव। मैं एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ और मैंने अभी 12th किया है और मैं इंडियन इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहती हूँ। मैं यूपीएससी करना चाहती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ अनामिका गौड़, मैं कैलारस में रहने वाली हूँ। मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। ना परमार, मैं इंडियन इंस्टीट्यूट की एक स्टूडेंट हूँ और मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। माय नेम इज रवि प्रजापति, ग्राम मामचौन, और मैं इंडियन इंस्टीट्यूट में तैयारी कर रहा हूँ। मेरी प्रिपरेशन है पटवारी। और मोनू बघेल और लक्ष्मी धाकड़ को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन एमपी पुलिस में सिलेक्शन की बहुत बहुत बधाई। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम अखिलेश यादव है। मैंने हाल ही में 10th के एग्ज़ाम दिए हैं और मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट अभी ज्वाइन किया है। मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहता हूं, इसलिए मुझे जो समय मिला है गर्मियों की छुट्टियों का, उसमें मैं इंडियन इंस्टीट्यूट पर जानकारी प्राप्त कर रहा हूं उनके बारे में। दोस्तों, माय नेम इज़ ज्ञानेश प्रजापति और मेरी बीएससी सेकेंड ईयर चल रही है और मैं वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ इंडियन इंस्टीट्यूट में। जय हिंद साथियों, मेरा नाम नितेश रयक है। मैं सबसे पहले सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उनके संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट से अभी 7-8 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है एमपी पुलिस में। और
साथ ही साथ मैं अपने दोस्त मतलब क्लासमेट सभी को जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ यहाँ से और जौरा दोनों जगह से। और जो जिन लोगों का किसी कारणवश नहीं हो पाया मैं उन लोगों से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि लगे रहो, सफलता ज़रूर मिलेगी, अवश्य मिलेगी और यहीं से मिलेगी। जय हिंद। मेरा नाम मोनू बघेल है, मैं नवलपुरा गांव का रहने वाला हूं और मेरी बीएससी सेकंड ईयर चल रही है जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से। मुझे यहां पे इंडियन इंस्टीट्यूट परिवार से जुड़े हुए 1 वर्ष पूरे हो गए हैं और मैं यहां पे एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूं और जो मैंने जो सफलता की जो पहली सीढ़ी होती है उसे पार कर लिया है। मेरा नाम चंद्रपाल यादव है। मैं एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ। मेरा ग्राम गोलारी है। मेरे साथियों ने अभी कल पुलिस का पेपर हुआ था, उसमें कौन 7-8 बच्चों ने पेपर निकाला है। मैं उन साथियों को सबको बधाई देना चाहता हूँ। कुछ मेरे साथी 2-4 नंबर से रह गए हैं। मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि हमें ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, एक जीते कोई सिकंदर नहीं बनता। दोस्तों, एक जीते कोई सिकंदर नहीं बनता। तुम अपनी सपने करो। My name is श्याम बंसल। आई एम फ्रॉम कैलारस। मैं यहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट से 1 साल से जुड़ा हूँ। मैं एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। यहाँ अभी जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। आगे इसी तरह कोशिश करते रहें और बढ़ते रहें। साथियों, मेरा नाम कालू यादव है। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट में तो मुझे इंडियन इंस्टीट्यूट में जुड़े करीबन 6-7 महीने हो चुके हैं और मैं वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूं। और जो इंडियन इंस्टीट्यूट से जिन भाइयों का एमपी पुलिस में सिलेक्शन हो गया उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। दोस्तों, जो आज का डिबेट का टॉपिक है हमारा वो है निजीकरण। और दोस्तों, मैं आप जो लोग यूट्यूब पर देखते हैं उनसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि यार आप लोग भी मतलब सजेशन दिया करो, हमें टॉपिक बताया करो नए नए, जिससे हम लोग यहाँ पर डिबेट कर सकें उन टॉपिकों से। और एक चीज़ और, जो मतलब जिन भाई बहनों का मन करता है यहाँ पर डिबेट करने का वो आसानी से आ सकते हैं। जो निजीकरण का मामला है तो मेरे को आजकल के युग में मतलब जो निजीकरण है जो देश की तरक्की लिए, किसी भी देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण अंग बन गया है निजीकरण। क्या आप किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, निजीकरण से मतलब जो सुदृढ़ व्यवस्था होती है, एक तो वो व्यवस्था और जो क्वालिटी निकल के आती है और जो लोगों की एक कार्य क्षमता होती है उससे मतलब एक अलग ही इफेक्ट पड़ता है किसी भी देश के विकास में। हमारे देश के गरीब बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और वो शिक्षा प्राप्त करते हैं, अगर सरकारी स्कूलों में देखा जाए तो सरकारी स्कूलों की बजाय प्राइवेट स्कूलों में ऐसा क्या पढ़ाया जाता है कि उनकी फ़ीस ज़्यादा होती है। अगर हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों में जो मजदूर होते हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और शिक्षा प्राप्त करते हैं, अगर सरकारी स्कूलों को प्राइवेट कर दिया जाएगा तो उनमें मजदूरों और गरीबों के बच्चे कैसे शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे? क्या वो इतनी फ़ीस अफोर्ड कर पाएंगे? नहीं। तो इसीलिए स्कूलों को प्राइवेटाइजेशन करना सही नहीं है। माना जाता है कि मतलब भारत की आधी जनसंख्या गाँवों में बसती है। अगर सभी स्कूलों को अगर प्राइवेट कर दिया जाए तो गांव के बच्चे कहाँ प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि सब लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। अरे भाई, सब लोग बोलते हैं कि मतलब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। क्यों? दिल से सम्मान करती हूँ, लेकिन शपथ लेते समय उन्होंने ही कहा था कि मैं ये देश नहीं बिकने दूंगा। लेकिन मोदी जी क्या ये कर क्या रहे हैं? एक एक से देश की सभी चीज़ों को बेचते जा रहे हैं। भारत एक घर की तरह है और अपनी घर की वस्तुओं को बेचना किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है। निजीकरण से कहीं ना कहीं पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता है। जैसे कि इन्होंने स्कूल के बारे में बोला था, जो स्कूल में सरकारी स्कूलों में आप देख रहे होंगे, मैं एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह देख रहा हूँ कि सरकारी स्कूलों में क्या हो रहा है। जो टीचर हैं वो 10 बजे का टाइम है, वो 1 बजे आते हैं तो और 2 बजे छुट्टी करके चले जाते हैं। तो इसमें कौन सी पढ़ाई हो रही है बच्चों की? और तनख्वाह ले रहे हैं वो 80-80 हज़ार रुपये, किसी के 50,000 रुपये, 70,000 रुपये। यदि उनको निजीकरण करके 20-20 हज़ार रुपये के 4 रख दिए जाएँ तो उससे क्या होगा? वो ठीक है ना? तो अगर गांव में स्कूलों में पढ़ाई नहीं चलती, उनमें ही बहुत अच्छी पढ़ाई हो सकती सरकारी स्कूल में जब होगी जब एक अच्छे जो मतलब आईएएस ऑफिसर वगैरह, नेता वगैरह, उनके बच्चे वैसे प्राइवेट में पढ़ते हैं, सरकारी में पढ़ते ही नहीं है। सरकारी में किसके पढ़ते हैं? गरीब लोग जो मतलब घर मजदूरी करें, उनके सरकारी में पढ़ रहे हैं। इस वजह से वो लोग उंगली इतनी उठा नहीं पाते। अगर ऐसा हो जाए कि जो मतलब अमीर लोग हैं, वो जो अच्छे पैसे वाले जो आईएएस ऑफिसर वगैरह, जो विधायक वगैरह, ये लोग, और इनके बच्चे उसमें पढ़ने लग जाएँ तो सबको समानता मिलेगी, फिर अपने टीचर पढ़ाने लगेंगे।
लेकिन वो पहले से प्राइवेट में डाल देते, जिससे मतलब कोई इस पे उंगली नहीं उठा पाता। चाहे वो तो ये सोचते हैं कि जो गरीब वो जो होते हैं गांव वाले लोग, किसान लोग, वो ये सोचते हैं जितना पढ़ा है उतना अच्छा है हमारा बच्चा। तो लेकिन यार ऐसा हो सकता है कि जो अच्छे खासे लोग हैं जो प्राइवेट में डालते हुए सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं अपने बच्चों को, तो सबको समानता मिल जाए, सब आगे, तो देश आगे बढ़ सकता है। मतलब कहा है कि सरकारी स्कूलों को प्राइवेट किया जाएगा तो मतलब बच्चों को फ़ायदा मिलेगा। तो पहली बात तो ये है कि उसमें सरकारी स्कूल की गलती है कि उसमें मतलब बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं मिल पा रही, उसमें सरकार की गलती है सबसे बड़ी। और हम प्राइवेट स्कूलों को देखें तो वहाँ पर जो अमीर लोग हैं उनके बच्चे तो पढ़ते हैं, वहाँ पर 20,000 से लेकर 2-2 लाख तक बच्चों की फीस कर दी जाती है। क्या गरीब इतना दे सकता है? इतना ही नहीं बल्कि 100 रुपये की अगर बुक होगी ना तो मजबूरी बन जाती है उस इंसान की, चाहे वो गरीब हो चाहे कैसा भी हो, 500 रुपये में। ये तो मतलब ऐसी हालत हो गई है कि बिना बंदूक के ही और आम आदमी को दिन दहाड़े लूटा जा रहा है। जैसा कि इन्होंने कहा कि जो प्राइवेट, अगर गवर्नमेंट स्कूल को प्राइवेट कर दिया जाए, तो मैं इनसे कहना चाहता हूं कि जो गवर्नमेंट स्कूल में, हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल की कंडीशन देखो, मास्टर भी पढ़ाने नहीं आते। जैसे बोला जाता है कि अगर एक गवर्नमेंट टीचर बन गया तो मतलब समझो कि सरकार का दामाद बन गया। तो ऐसा क्यों? अगर उसे प्राइवेट कर दिया जाएगा तो जो अपने काम को ठीक तरह से नहीं कर पा रहा है उसे जॉब से हटा दिया जाएगा। उसमें जो अब आपने कहा कि निजीकरण सरकार पूरी तरीके से निजीकरण नहीं करी। 100% शेयर किसी भी व्यक्ति को, जिसे वो निजीकरण पे किसी भी संस्था को देती है, जैसे आप गवर्नमेंट स्कूल को मान दो, किसी को 100% नहीं देती। जो सार्वजनिक कल्याण के लिए अपने पास भी शेयर रखती है, उसमें सरकार का भी योगदान होता है कि सभी का कल्याण हो, क्योंकि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। अगर बात शिक्षा की जाए तो जो अभी जो सरकारी स्कूल में अब तक देखिए आप, मतलब जो सरकारी स्कूल जो भी थे वो सरकार के हैंडओवर थे, उनमें देखिए जो शिक्षा तो है लेकिन वो क्वालिटी बेस्ड शिक्षा नहीं है, मात्र क्वांटिटी पूर्ण शिक्षा है। क्योंकि ऐसे तो किताब कागजों में लोग पढ़ रहे हैं, हर बार किसी भी सरकारी स्कूल से देखिए गाँव में जाकर के हर बार पूरे बच्चे पास होते हैं कोई भी, और बच्चे ने स्कूल की शक्ल नहीं देखी आज तक। इसमें किसकी और प्राइवेट की बात की जाए, मैं मानता हूँ कि फीस ज़्यादा है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं है फीस, क्योंकि जब फीस ज़्यादा होगी तो लोगों के जो स्कूल हैं सरकार की तरफ से भी उनको थोड़ी बहुत रियायत दी जाती है। जैसे कि अगर कृषि की बात की जाए, मान लो तो कृषि में सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए किसानों को बहुत सी सुविधाएं मुहैया कराती है। इसी प्रकार शिक्षा के लिए भी जब निजीकरण होगा शिक्षा का, उसी प्रकार से नई नई योजनाएं लाएगी सरकार। जरूरी थोड़ी ना है कि वो सारी जैसा कि बात कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट और जो प्राइवेट स्कूल हैं, तो उसमें जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, जो टीचर होते हैं उसमें पढ़ाते हैं तो वो एक एग्ज़ाम निकाल कर और तभी तो टीचर बनते हैं। और बल्कि देखा जाए तो प्राइवेट स्कूलों में जो लड़कियां और जो होती हैं तो मतलब जो 12th के बाद होती हैं, तो 12th के बाद 3 तरह के बच्चे होते हैं। एक तो जो मतलब अच्छे खासे होते हैं पढ़ने में, तो वो अपनी प्रिपरेशन करने के लिए बाहर चले जाते हैं, और जो थोड़ा मतलब घर की स्थिति ठीक नहीं है या पढ़ने में थोड़ा अच्छे हैं तो वो अपने यहीं पे गुजारा कर लेते हैं और कहीं कोचिंग लगा लेते हैं और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। और जो बिल्कुल जो 3rd क्लास के बच्चे होते हैं, जो मतलब बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं और घर वाले मतलब बोल देते हैं कि तुम स्कूल देख लो, और वो क्या कहते हैं, वो लड़कियां स्कूल में पढ़ाने चली जाती हैं। उन्होंने बस 12th किया और जो मतलब वो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानती हैं, वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने जाती हैं 2-3 हज़ार में, जो बच्चों को क्या शिक्षा देती हैं। जिस प्रकार से जो इन्होंने बताया, तो मैं पहली चीज़ तो इनसे पूछना चाहूँगा कि स्कूल, सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग अच्छी, सारी टीचरों की सुविधाएं अच्छी, वेतन अच्छा, पेपर क्वालिफाई करके आ रहे हैं, फिर भी बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे हैं? इसकी भी तो कोई वजह होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि उस पर कोई मॉनिटरिंग करने वाला नहीं है। मैं मानता हूँ कि कम पढ़ा व्यक्ति कितने वालों को, अगर कोई 8वीं पास व्यक्ति है तो पहले वालों को पढ़ा सकता है आसानी से, मानता हूँ मैं। क्यों? अगर वो नहीं पढ़ाएगा तो उसके ऊपर एक और बैठा है अगर प्राइवेटेशन है तो, क्योंकि वो उसकी देख रेख करता है, उसको जगह जगह पर हर बात पर रोकता है, टोकता है कि आप ये गलत कर रहे हो, बेफिजूली में टाइम बर्बाद कर रहे हो। और सरकारी स्कूलों में तो इसका कोई उन्हें देखने वाला आता है, ये मान लो महीने में 2 महीने में 1-2 बार आता है और उसको 200-500 रुपये दे के ऐसे ही भगा दिया जाता है। इस वजह से वहाँ पर मतलब फिर भी बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं इतनी सुविधा होने के बावजूद। इस पर इनकी क्या राय है? प्राइवेट स्कूल होते हैं ना, उनमें भी 8th क्लास के जो पढ़े लिखे हुए टीचर्स होते हैं वो भी स्कूल खोल लेते हैं। और जो बात करते हैं हम सरकारी स्कूल के बच्चों की, तो बहुत सारे जो गांव के लोग हैं उनके बच्चे ज़्यादा आते हैं। अगर वही स्कूल बंद कर दिए जाएंगे तो कैसे पढ़ेंगे? फिर बच्चे तो पढ़ ही नहीं पाएंगे। अगर बच्चे ही नहीं पढ़ पाएंगे तो फिर देश का विकास कैसे होगा?
जिस प्रकार से इन्होंने टीचरों की बात की तो कोई भी स्कूल खोल लेता, तो पहली बात तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी स्कूल खोलना है तो उसके सबसे पहले तो आपको उसकी डीएड और एमएससी पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, तभी आप स्कूल खोल सकते हो, ना कि 8वीं पास। और रही बात शिक्षा देने की, तो शिक्षा तो कहीं भी मिल सकती है आपको। अगर मान लो कि सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि उसके पास नियंत्रण नहीं है किसी भी जगह पर, क्योंकि कोई तो उसका रिश्तेदार बन के बैठा है, कोई उसका कोई भी बन के बैठा है। इस वजह से अगर निजीकरण होगा तो निजीकरण में व्यक्ति का खुद का मतलब घाटा रहता है। अगर आप कुछ भी गलती कर रहे हो, तोड़ फोड़ करते हो, तो किसका नुकसान है उसमें? एक व्यक्ति का नुकसान है, वो उसकी ओर ध्यान देगा, जिससे आपका कोई भी गलती करने की गुंजाइश बहुत कम रहती है। निजीकरण होने से सरकारी नौकरियां लगभग खत्म ही हो जाएंगी और जो प्राइवेट कंपनीज होती है उनमें आरक्षण नहीं मिलता है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलता है, जिससे कमजोर वर्ग को भी फायदा होता है। अगर आरक्षण नहीं होगा तो कमजोर वर्ग का क्या होगा? उन्हें कैसे नौकरी मिलेगी, रोजगार कैसे मिलेगा? आरक्षण होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन उसी आरक्षण की दम पर जो बहुत से लोग मतलब जो जिनकी इतनी योग्यता नहीं होती है, उसके बावजूद भी ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच जाते हैं, और जो काम वाम तो वो कुछ कर ही नहीं पाते हैं। और रही बात मतलब जो निजीकरण में जो रोजगार, मेरा मामला ऐसा है कि निजीकरण से रोजगार और बढ़ता है, क्योंकि जब व्यक्ति, ये मान लो अभी आप ये अपने पास का ही देखिए शक्कर फैक्ट्री, उसको अगर बंद कर दिया गया है, सरकार के पास थी अब तक उसको बंद कर दिया गया, अगर वही किसी निजी हाथों में होती तो क्या वो बंद हो पाती? जितने लोग उससे बेरोजगार हुए हैं, क्या उनका रोजगार छीना जाता था? उससे और रोजगार बढ़ता, तो जो आसपास का क्षेत्र शायद उसमें भी चीनी की कीमत कम होती है और उससे किसानों को बहुत फायदा मिलता है, जिससे वो एक ऐसी फसल की उत्पादन करते कि जिसके लिए हमारी मिट्टी को पहले पहचाना जाता था। पढ़ाई की और सरकारी स्कूलों की, तो मैं बताना चाहता हूँ कि बिजनेस करेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। जैसे कि अमेरिका है, वहाँ पर 15 साल के बच्चे को वो बिजनेस, वहाँ के बच्चे इतने मैच्योर होते हैं कि 15 साल की उम्र में ही उनको सिखा दिया जाता है कि बिजनेस करना है, बिजनेस करोगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। यहाँ पर हमारे देश में क्या है कि सरकारी नौकरियों की तरफ भागते हैं, अगर निजीकरण की तरफ भागोगे तो हमारा देश बहुत उन्नति करेगा और रोजगार प्राप्त होगा सभी को। निजीकरण से केवल अमीर लोगों को ही नौकरी मिलती है और गरीब लोगों को नहीं मिलती है, और कमज़ोर वर्ग की नौकरी नहीं मिलती है, इससे उनका शोषण होता है और बेरोजगार हो जाते हैं। इसमें आप क्या कहना चाहोगे? निजीकरण से कमजोर लोगों का शोषण नहीं होता है, उन्हें अभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। जैसे कोई गरीब लोग है, अगर उन्हें सरकारी नौकरियों में, अगर सरकारी बात की जाए तो सरकारी नौकरी में उन्हें नहीं मिल पाती सरकारी नौकरी, अगर कोई रह जाता है। निजीकरण में तो ये भी है कि बड़ा पद नहीं मिल पाया तो छोटे छोटे पद पर भी रह कर रोजगार मिल सकता है। इससे बेरोजगारी कहाँ हो रही है? इससे तो और ज़्यादा लोगों को रोजगार ही मिल रहा है। कंपनी को प्राइवेट किया जाए तो रोजगार भी बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो पैसा भी आएगा, पैसा आएगा तो जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी तो देश का विकास भी होगा। जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि प्राइवेटाइजेशन से गरीबों का शोषण होता है, तो मैं इससे कहना चाहता हूँ कि जो हमारी जो सरकार है उसका जो प्राइवेटाइजेशन करने का जो नज़रिया है वो एक हटके है। उसमें जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको भी ध्यान में रखा गया है कि सरकार किसी भी, अगर शेयर की बात करें तो सरकार भी अपने शेयर रखती है, और जो अगर किसी भी अगर आदमी को ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा टैक्स भी तो भरेगा, और टैक्स भरेगा तो सरकार उससे लोक कल्याणकारी काम करेगी, जिससे गरीबों को भी फ़ायदा होगा। और जो रही बात है, जैसे अपन कोई फैक्ट्री वगैरह प्राइवेटाइजेशन कोई लगाता है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगाएंगे, क्योंकि जो अगर अनपढ़ लोग हैं गांव वगैरह में तो जो मजदूरी तो कर सकते हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट जॉब की बात है, गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ना लिखा होना ज़रूरी है। लेकिन अगर प्राइवेटाइजेशन में कोई अगर मजदूर भी है तो वो अच्छी तरह से मजदूरी कर सकता है, उसे अच्छा पैसा भी मिल सकता है। निजीकरण में देखें तो एक तरह से मजदूरों की छटनी होती है, क्योंकि प्राइवेट जो संस्था हैं उनमें ज़्यादा उन व्यक्तियों पर ध्यान दिया जाता है जो सक्षम होते हैं। और ये कौन सी मतलब शोषण मतलब नहीं हो रहा है कि लोग मतलब प्राइवेट कंपनियों में 12-12 घंटे लगे हैं और उन्हें 10-10 हज़ार रुपये मिल रहे हैं सिर्फ। क्या यह शोषण नहीं है उनका? और देश को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक समानता बहुत ज़रूरी है। अगर आर्थिक समानता नहीं हो, वैसे ही तो भारत मतलब आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है और हर क्षेत्र में आर्थिक समानता होना बहुत ही ज़रूरी है। इससे ना पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता है। बताया निजीकरण में लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन वे लोग अपने हिसाब से वस्तु की कीमत बढ़ा देते हैं, सेवाएं बढ़ा देते हैं। जैसे रेलवे में देखा जाए, सरकार के हित में होगी रेलवे तो उसका एक फिक्स किराया होता है, लेकिन निजीकरण में जो प्राइवेट हो जाती है तो उसके वो लोग अपने मनमाने हिसाब से किराया बढ़ा देते हैं, जिससे गरीब लोग नहीं कर पाते हैं यात्रा।
और जो लोग होते हैं मालिक उनके, वो अपने बेहतर लाभ के लिए काम करते हैं, ना कि गरीबों के लिए। की जाए तो सबसे पहले तो जो रेलवे की जो सबसे पहली समस्या तो यही थी कि जब तक रेलवे मतलब इतनी सुविधाएं होने के बावजूद भी रेलवे घाटे में रहा अब तक। किस वजह से रहा? अगर वो निजी हाथों में जाएगा तो घाटे, अगर मान लो सरकार, हमारे जो देश है ना, इसमें जो रेलवे के कोच हैं, डिब्बे होते हैं, उनकी मांग विश्व भर में होती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इतनी क्षमता होती है कि उसमें अगर 80 व्यक्तियों को बैठने के लिए बनाया जाता है तो उसमें एक अफ्रीकी देश है जो उन्होंने कहा था कि हमें डिब्बे यहाँ से ले सकते हैं। क्यों? कि इसमें 80 की जगह होने के बावजूद 200 300 लोग बैठ जाते हैं इस वजह से। जबकि इसका जो रेलवे के पास जब तक सरकार के हाथों में रहेगा तब तक उसका जो निर्यात करने के लिए जो पर्याप्त उत्पादन है वो नहीं कर पाते हैं। अगर वो निजी हाथों में होगा तो एक फैक्ट्री खोलेंगे, 2 खोलेंगे, 3 खोलेंगे, 4 खोलेंगे, जिससे रोजगार बढ़ेगा हर जगह, और जिससे विदेशों में निर्यात कर सकेंगे तो विदेशी मुद्रा है जो हमारे पास आएगी, जिससे जो देश की विकास के में जो एक अलग ही भूमिका निभाती है। जो ट्रेन के मतलब टिकट हैं वो 4-4 महीने पहले काट दिए जाते हैं, और जो स्लीपर ट्रेन होती हैं, जो मतलब बड़ी वाली ट्रेन होती हैं, उनमें तो जो यात्री हैं वो सीटों पर बैठ के जाते हैं, जबकि जो जनरल बोगी होती हैं उन पे तो बाथरूम तक भरे रहते हैं। तो इसमें घाटा कहाँ हुआ? पहली बात तो मतलब घाटा कहीं है ही नहीं, और अगर इतना ही घाटा है, इतने ही मतलब देश में घाटा हो रहा है, तो फिर उद्योगपति उन्हें खरीद क्यों रहे हैं? उद्योगपतियों को तो फिर उन्हें खरीदना ही नहीं चाहिए, और फिर अगर घाटा नहीं हो रहा है तो फिर देश उन्हें बेच क्यों रहा है? जिस प्रकार से उन्होंने कही कि रेलवे घाटे में कहाँ है, तो मैं इन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि एकमात्र रेलवे मंत्री लालू यादव को छोड़ करके कोई दूसरा रेलवे मंत्री का नाम बताओ जिसके समय में रेलवे फायदे में पहुँचा हो अभी तक। पहली बात तो है। और जो जनरल डिब्बों की बात की, मैं मानता हूँ उनमें बब्बड़ होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार उसमें एक की जगह 2 ट्रेन भी चला सकती है। इससे क्या रोज बढ़ेगा नहीं उत्पादन? लोग मतलब सफ़र नहीं कर पाएंगे, इससे ज़्यादा सुविधाएं होंगी। लेकिन सरकार की भी कहीं ना कहीं ये मजबूरी बन चुकी है कि वो जिस तरह से ना तो वो उत्पादन कर पा रहे हैं सही तरीके से, ना उस पर नियंत्रण कर पा रहे हैं। अगर प्राइवेट हाथों में दे दिया जाएगा इनको तो व्यक्ति में एक प्रतिस्पर्धा सी हो जाती है हर क्षेत्र में बढ़ने के लिए। कहीं ना कहीं अगर निजी दिया जाता है तो रेलवे की जो व्यवस्था है उससे बहुत सुदृढ़ हो जाएगी, क्योंकि जब निजी हाथों में कोई भी चीज़ दी जाती है तो उसका जो मैनेजमेंट का रहता है, रख रखाव की जिम्मेदारी एक व्यक्ति के पास होती है, जिससे क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो दुनिया में जो अपना घाटा सहन कर सके, क्योंकि सरकार को तो इसकी कोई चिंता ही नहीं रहती है। और जो निजीकरण से कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार की बात की जाए तो निजी हाथों में अगर कोई चीज़ होती है तो उसमें भ्रष्टाचार की उम्मीद ही खत्म रहती है, बल्कि सरकार में तो ऐसा मामला है कि लोग भ्रष्टाचार कर करके अपना पेट भरते जा रहे हैं। सरकारी जो ट्रेनें उनकी बात करें तो वहाँ पर लोगों को 43% सब्सिडी दी जाती है, जबकि अगर हमें उन्हें निजी कर दिया जाएगा तो यात्रियों को वो सब्सिडी नहीं दी जाएगी। और क्या भरोसा है कि निजी मतलब जो कंपनी है वो यात्रियों को सब्सिडी देगी या नहीं देगी? इससे मतलब यात्रियों की जेब पर भार तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ उन्हें कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो मैं बता दूंगा, रेलवे की कैटरिंग तो पहले से ही RT-PCR के हाथ में, वो भी तो एक निजी संस्थान है। क्या लोग इससे संतुष्ट हैं? नहीं। अगर ये चीज़ सरकारी हाथों में होगी तो ये पैसा है वो देश के विकास के लिए लगेगा, जनहित में आएगा। यहाँ सरकारी स्कूल खोले जाएंगे, हॉस्पिटल्स खोले जाएंगे, लेकिन अगर निजी हाथों में पहुँचा दिया जाएगा तो लोग जनहित में पैसा नहीं आएगा इसके लिए। सर मेरे को तो अभी तक ये समझ नहीं आया ये किस पैसे की बात कर रही है, रेलवे के किस फायदे की बात कर रही है, क्योंकि रेलवे तो अभी तक घाटे में चल रहा है, तो फिर पैसा आएगा कहाँ से? जन कल्याण होगा कहाँ से? और रेलवे की अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए, जो मानता हूँ मैं दुकानें प्राइवेट हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर खाना तो मिलता है। किसी भूखे व्यक्ति को अगर ट्रेन में जा रहा है अगर उसको खाना मिलेगा ही नहीं। अगर ये दुकानें प्राइवेट हैं, सरकार के हाथों में जब तक था तब तक तो खाना भी ऐसे मिलता था कि आपने यहाँ से ऑर्डर कर दिया, आप अपनी जब तक सफ़र कर लोगे तब तक उस टाइम तक खाना नहीं मिल पाता। जब ट्रेन में मैं मानता हूँ कि जो IRCTC के हाथों में चला गई कैटरिंग रेलवे की, लेकिन उसके तहत वो ट्रेन में ही तो रहता है सारी सुविधाएं, जिससे आपको खाना तो देते हैं। मैं मानता हूँ कि वो सही तरीके से गुणवत्तापूर्ण खाना नहीं दे पाते हैं, लेकिन देते तो हैं। कर रहे हैं ट्रेनों में ट्रेन सरकारी चली है जब से बब्बड़ इतना होता है ट्रेनों में कि लोगों की, जो आप लोग प्राइवेट जाते हो कंपनियों बड़ी होने की इतनी सफाई रहती है बहुत, जैसे कि ट्रेनों में अगर प्राइवेट रहेंगी तो इतनी सफाई रहेगी और किराए में सब में अच्छा रहेगा, हो जाता है बहुत सारा। अगर प्राइवेट के हाथों में रहेगी तो एक एक का टिकट कटेगा अच्छी तरह से, और
जैसा कि इन्होंने कहा कि निजीकरण में भ्रष्टाचार नहीं होते। निजीकरण में क्या भ्रष्टाचार नहीं होते? जैसे हम देखें प्राइवेट स्कूलों में, तो प्राइवेट स्कूलों में कोई बच्चा अगर एडमिशन के लिए लेट हो जाता है तो उससे ज़्यादा फीस लेके एडमिशन किया जाता है, तो क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? निजीकरण में ही तो भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्टाचार की बात की तो सबसे पहले तो सरकारी कंपनियों को दोष देना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार खुद अपनी गलतियों को दबा लेती है। सरकारी जो कंपनियां हैं उनमें अगर कोई रिश्वत ले भी रहा है तो उन पर शिकायत के प्रावधान है, शिकायत कर सकता है, लेकिन सरकार खुद क्या करती है कि अगर किसी व्यक्ति ने शिकायत कर भी दी तो उस पर उल्टा केस करके उसे फंसा देती है। क्या यह सही है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो आपने बोला हुआ उसमें आप कहना क्या चाहते हो? उसमें आप सरकार को दोष देना चाहते हो? आप जो प्राइवेट एक व्यवस्था होती है उसमें जो सरकार जो गुणवत्ता होती है किसी भी चीज़ की, लेकिन आपने कहा है कि जो सरकारी कामकाज है उसमें भ्रष्टाचार होता है, सरकारी दबा देती है, तो इससे बढ़िया है तो उसको प्राइवेट कर दो, जो सरकार के हाथ में ही रहेगा। कोई व्यक्ति है अब जो अपने लाभ के लिए काम करता है, कोई अपना घाटा नहीं चाहता है। अगर सरकार भ्रष्टाचार बढ़ावा देगी तो इसमें बहुत गलत बात है, लेकिन जो प्राइवेट होगा उसमें जो मालिक होगा वो कभी भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देगा, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहेगा कि मेरे हाथ में पैसा आए। यदि किसी व्यक्ति को यदि सरकारी पद मिल जाता है तो वो समझता है कि मैं सरकार का दामाद बन गया। यदि व्यक्ति को 80,000 तनख्वाह मिल रही है फिर भी वो काम न के बराबर करता है और किसी मजदूर का काम पर गया काम करवाने के लिए उस आदमी से, तो उस आदमी रिश्वत लेने के लिए खड़ा हो जाता है, उसके लिए उसका काम नहीं करता है। मुझे सुनने में बहुत दुख होता है कि वो 80,000 वेतन मिली, उससे मन नहीं भर रहा है, वो ढूंढता है कि मैं कितने गरीब कस्टमर मिले उससे मुझको रिश्वत मिले। मजदूर ब्याह करता है अपनी बच्ची का, तो मुख्यमंत्री जी ने 50,000 रुपये दिए थे, तो मुख्यमंत्री 50,000 रुपये दिए थे तो उसके आदमी का जाता है 20,000 रुपये तो उस मजदूर के रिश्वत में। और ये तो उसी जगह पे कोई प्राइवेट आदमी होता तो उसको ये डर लगता है कि कोई मुझे नौकरी से नहीं निकाल दे। बढ़ता है, जैसे कि आप बिजली विभाग को देख लो, उसमें एक ही आदमी को 60 से 65,000 रुपये मिलते हैं। जैसे उसमें 2-3 आदमी रखे जाएं तो वो काम भी ठीक करेंगे और जिससे रोज़गार भी मिलेगा उनको, तो जिससे रोज़गार बढ़ेगा देश की GDP बढ़ेगी, जिससे देश आगे बढ़ेगा। ये लोग बात कर रहे हैं निजीकरण की। पहले तो मैं यही कहती हूँ कि अपना भारत है जो एक धर्मनिरपेक्ष और पंथनिरपेक्ष और समाजवादी राष्ट्र है। समाजवादी का अर्थ होता है कि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए और सभी को एक साथ लेकर आगे बढ़ा जाए। और देखा जाए तो विकसित देशों में देखा जाए तो जैसे अमेरिका है और भी देश है, तो ये पूंजीवादी राष्ट्र है। इसमें क्या होता है कि जो उसमें पैसे वाले होते हैं और पैसे वाले होते चले जाते हैं और जो गरीब होते हैं वो मतलब उस लेवल पे नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसमें आप का जो सबसे बड़ा प्रभाव है वो श्रमिक और मजदूरों पर पड़ रहा है। अगर सब निजीकरण हो गया तो इससे मतलब जो ज़्यादा प्रभाव श्रमिकों और मजदूरों पर पड़ेगा। और जो भारत की सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो गांव में निवास करती है, अधिकांश लोग मजदूरी होते हैं। और निजीकरण में तो उन मतलब अपने फायदे की बात करते हैं, प्रतिस्पर्धाएं करते हैं आपस में, और आम आदमी को तो जैसे वो भूल ही जाते हैं, सिर्फ वो लाभ कमाने तक ही सीमित रह जाते हैं। और उनमें तो सिर्फ उन व्यक्तियों को ही मतलब जो सक्षम होते हैं उन्हें बढ़ावा दिया जाता है और गरीबों श्रमिकों को उतना महत्व नहीं देते हैं जितना कि सरकारी कंपनियों में। जैसा कि इन्होंने कहा कि जो प्राइवेटाइजेशन में जो मजदूरों वो श्रमिक वर्ग को बढ़ावा नहीं मिलता, तो मैं इनसे कहना चाहता हूं कि जो सरकार जो मनरेगा पद्धति चलाती है उसमें जो 100-150 रुपये में जो जंगल वगैरह में खुदाई होती है, अगर वो प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए तो 300 या 400 रुपये मिलेंगे, जिससे श्रमिकों को बढ़ावा होगा। अगर आप जिस तरह से बात कर रहे हो कि सरकार में अगर आगे बढ़ना है तो पढ़ना जाऊँगा, लेकिन आपने बात की श्रमिकों मजदूर वर्ग की, तो मजदूरों के लिए क्या चाहिए? रोजगार जब भी मिलेगा जब ऐसे हमारा है, मैं प्राइवेट आदमी, मेरा मकान बन रहा है तो मैं मजदूर बुलाऊंगा जिससे उन्हें रोजगार मिलेगा। अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट 100-150 रुपये में वो बोलेगी क्या अपनी जो मनरेगा पद्धति है उसके जरिए आप काम करो। लेकिन जो प्राइवेट आदमी होगा वो अपने के लिए लाभ कमाएगा और दूसरे के लिए लाभ देगा। और जो भारत में जो खाने कमाने की स्थिति चलती है उससे भी आगे बढ़ के लोगों की जो सोच आगे बढ़ेगी, क्योंकि जो अगर अपने 100-150 रुपये में गुजारा करते हैं वो 300 रुपये में गुजारा करने लगेंगे तो उनकी इच्छाएं और बढ़ेंगी। वो इच्छाएं बढ़ेंगी तो लोग अपने आप को अपने का विकास करने की सोचेंगे।
मनरेगा की बात की है तो मनरेगा एक सरकारी योजना है और सरकारी योजना से मतलब कितनी लाभ मिले हैं, वो एक सफल योजना है। हम देखें तो मतलब जिन व्यक्तियों को बिल्कुल भी रोजगार नहीं मिल पा रहा था, उन्हें इस मनरेगा योजना से कम रोजगार तो मिला। और हम बात करें प्राइवेट मतलब कंपनियों की, तो उसमें होता क्या है कि सभी व्यक्ति जो मतलब सक्षम होते हैं उन्हें तो ज़्यादा मौका दे दिया जाता है, लेकिन जो कमज़ोर वर्ग होता है, कमज़ोर लोग होते हैं, उन्हें वो मौका नहीं दिया जाता। लेकिन सरकारी कंपनियों में हम देखें तो उनमें उनकी क्षमता के हिसाब से, उनकी पोजीशन के हिसाब से उन्हें पैसे दिए जाते हैं, लेकिन निजी कंपनियों में ऐसा नहीं होता है। देखा जाए तो निजीकरण से पूंजीवादी देश को पूंजीवादी को ज़्यादा बढ़ावा मिलता है, और जो पूंजीवादी देश होते हैं उनमें स्त्री श्रम और बाल श्रम का शोषण किया जाता है, उनकी मेहनत के हिसाब से पैसे नहीं मिलते हैं। कार्ल मार्क्स हैं, उन्होंने समाजवाद की अवधारणा देते हुए समानता पर बल दिया है, लेकिन निजीकरण पूंजीवाद को ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है। अगर देश को आगे बढ़ाना है तो इसके लिए आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक सभी दृष्टि से मतलब मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन इससे पूंजीवाद जो लोग हैं और पूंजीवाद है उसको ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, जिससे देश उतना विकास नहीं कर सकता, क्योंकि समानता और पूंजीवाद दोनों का ही होना देश में बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप मतलब देखिए जो निजीकरण है उसकी उपलब्धता बताता हूँ मैं। 2 कंपनियां मान लो कि एक आई थी BSNL, और अभी कुछ मतलब समय से देखिए आप जियो ने सुना होगा आपने नाम। तो BSNL मतलब इतनी पुरानी और सरकारी योजना कंपनी होने के बावजूद भी इसकी जो स्थिति है मतलब इतनी कमज़ोर हो चुकी है, उसका कहीं नामो निशान तक मिट गया है। और जियो जैसे ही निजीकरण निजी हाथों में थी जियो, इसलिए उसने इतनी सफलता प्राप्त की। इस पर इनकी क्या राय है? निजीकरण से जो सरकार होती है, सरकार की अगर लोक कल्याणकारी जो राज्य के लिए ज़रूरत होती है उसको निजी हाथों में नहीं देना चाहिए। सरकार को सिर्फ उद्योग वगैरह उनको अगर निजी हाथों में देती है तो उससे सरकार का ही फ़ायदा होगा, सरकार को फ़ायदा होगा। और जो उसे जो घाटा चल रहा था उसमें जो घाटे का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जो सरकार में जो विकास, अगर देश के विकास में देखा जाए तो जो अगर किसी भी चीज़ को अगर प्राइवेट कर दिया जाता है उसमें जो देश के विकास की बात करें तो देश का विकास दुगना हो जाएगा। उसी तरफ हम देखें तो सरकार ने तो बैंकों के निजीकरण तक की बात कर दी है, लेकिन जो व्यक्ति होते हैं ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं उनके ज़्यादातर जो उनका विश्वास होता है वो सरकारी जो बैंक हैं उनकी तरफ ज़्यादा होता है। और जो जीरो बैलेंस से जो खाते शुरू होते हैं वो भी सरकारी बैंकों से ही होते हैं। तो अगर वो निजी उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, अगर हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि कल अगर वो निजी हाथों में चली गई तो घोटाले नहीं होंगे, उसमें मतलब ये खतरा नहीं रहेगा कि वो जनता के पैसे को लेकर कहीं चले जाएं।